हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स। हमारे रोमांटिक एज के सेकंड जनरेशन पोएट हैं, पीबी शेली और लॉर्ड बैरन के साथ। तो काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी सारे क्वेश्चन जॉन कीट्स की बायोग्राफी से रिलेटेड, इनके वर्क से रिलेटेड और जो इन्होंने ओड्स लिखी हैं उससे लाइंस पूछी जाती हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट पोएट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं इनका लाइफ स्पेन। तो 1795 में ये बॉर्न हुए थे एंड 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। एंड ये ओनली 25 ईयर का इनका लाइफ स्पेन है, बहुत ही छोटा, शैली से भी कम। पीबी शैली की 30 की जो एज है उसमें डेथ हो जाती है और इनकी ओनली 25। बट फिर भी 25 की एज में इन्होंने काफी अच्छे वर्क्स लिख लिए थे। हालांकि अपना जो जब तक ये जीवित थे तब तक इनको एज अ पोएट बहुत अच्छा फेम नहीं मिला था, ये नहीं जाने जाते थे एक अच्छे पोएट के रूप में। लेकिन आफ्टर डेथ इनकी जो ओड्स हैं, जो इनके वर्क्स हैं, वो काफी ज्यादा फेमस हुए। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795 मार्गरेट, लंदन में ये पैदा हुए थे। एंड ही वॉज डाइड ऑन 23 फरवरी 1821, रोम, इटली। ये रोम में इसलिए गए बिकॉज इनकी जो डेथ होती है वो ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। और 1820 में जब इनको पता लगता है कि इनको ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है, तो डॉक्टर इनको ये बोलते हैं कि अब ये रोम चले जाएं, इटली चले जाएं, बिकॉज इंग्लैंड की जो ठंड है वो इनके लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो इस वजह से वहां चले जाते हैं इटली। बट फिर भी वहां पे भी इनकी फरवरी में डेथ हो जाती है, डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इनकी जो पूरी मदर है, मदर की भी डेथ इनकी ट्यूबरक्लोसिस की ही वजह से हुई थी। एंड इनके भाई की भी। तो एक काइंड से ये काफी बुरी डिजीज थी इनके लिए। एंड सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट हैं और इनका मोस्ट फ्रूटफुल ईयर जो रहा है वो 1819 रहा है, बिकॉज तब इन्होंने अपनी सीरीज ऑफ ओड्स लिखी थी। 6 ओड्स थी उसमें, जो काफी फेमस ओड है। तो 1819 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर रहा है जॉन कीट्स के लिए। और ट्रेनिंग स्टार्टिंग में ये मेडिकल के स्टूडेंट थे, ये कोई पोएट वोएट नहीं थे। तो इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो गाइज हॉस्पिटल में हुई थी। लेकिन वहां से फिर उसके बाद धीरे धीरे इनको ये लगा कि नहीं, इन्होंने पोएट्री लिखनी चाहिए। देन उसके बाद ये अपनी पोएट्री को लिखने लगे। और 1818 काफी शॉकिंग था इनके लिए, क्योंकि इनके जो भाई होते हैं टॉम, उनकी डेथ हो जाती है। एंड फैनी ब्राउनी बिलवड होती है कीट्स की। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इन्फ्लुएंस था इन पे बहुत ज्यादा स्पेंसर का, ले हंट, मिल्टन और होमर। ये होमर के वर्क्स को पढ़ना बहुत पसंद करते थे, लेकिन होमर के जो वर्क हैं वो ग्रीक लैंग्वेज में होने की वजह से ये उनका ट्रांसलेशन पढ़ा करते थे। और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था स्पेंसर का। इन तो सबसे ज्यादा स्पेंसर से इन्फ्लुएंस थे। थीम हमेशा जो मेन इनकी पोएम्स में रहती थी वो मेलनकोली थीम्स रहती थी, बिकॉज इनके ब्रदर की भी डेथ हो जाती है, उससे काफी अटैच्ड होते हैं मदर। एंड इनकी जो अपनी बीमारी होती है उसकी वजह से इनकी लाइफ एक तरफ से हम कह सकते पूरी तरह से बहुत ज्यादा दुखी टाइप के ये इंसान रहने लगे थे। और उसके बाद इनको सेंसुअस पोएट के फॉर्म में भी जाना जाता है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि कीट्स की पोएट्री पढ़ने से जो ह्यूमन के सेंस ऑर्गन होते हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। दैट्स वाई इनको एक सेंसुअस पोएट भी कहा जाता है। और मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनके लिए कहा था कि कीट्स वॉज एबंडेंटली एंड इंचेंटिंगली सेंसुअस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हु सेज दिस अबाउट होम। तो आर्नोल्ड ने ये कहा था कीट्स के लिए। एंड सेकंड है हेलेनिज्म को ये प्रमोट करते थे, यानी कि जो ग्रीक्स का कल्चर था उसको ये प्रमोट करते थे। तो ये सारी चीजें कीट्स के बारे में है, इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा इनके वर्क्स को देखते हैं। तो ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर 1816 में ये सोनेट इन्होंने लिखा था। एंड एंडेमियोन 1818 में। इजाबेला और पोर्ट ऑफ बेसिल, इजाबेला का सबटाइटल है, पूछा जाता है, देन इन 1818। एंड ला बेले डैम सेंस मर्सी, ये एक बैलेड है, 1819 में पब्लिश हुआ था। एंड लामिया 1819। आज की इस वीडियो में हम इनके जो वर्क्स हैं उनको खाली शॉर्ट में ही देख रहे हैं, बिकॉज अगर
सारे वर्क्स को हम डिटेल में एक ही वीडियो में पढ़ेंगे तो वो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। ये सारे जो इनकी इंपोर्टेंट वर्क्स हैं इनमें से उनकी डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट में बनाऊंगी, बिकॉज एक में फिर वो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो 6 ओड हैं जिसकी मैंने अभी बात करी थी कि 1819 इनका सबसे ज्यादा इफेक्टिव या मोस्ट फ्रूटफुल ईयर हम कह सकते हैं, तो वहां पे इन्होंने सीरीज ऑफ ओड्स लिखी थी। तो 6 ओड्स इन्होंने लिखी थी, वो कौन कौन सी थी? ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलनकॉली, ओड टू अ नाइटिंगल, ओड टू साइकी एंड टू ऑटम। नेक्स्ट इनका वर्क है ईव ऑफ सेंट एग्नेस इन 1820 एंड हाइप्रियन 1820, द फॉल ऑफ हाइप्रियन अ ड्रीम या फिर अ फ्रेगमेंट 1856, ब्राइट स्टार, द ईव ऑफ सेंट मार्क, ऑन डेथ, स्लीप एंड पोएट्री 1816। जो फर्स्ट वॉल्यूम था इनका पोएट्री का उसमें ये पोएम इंक्लूडेड थी, बट वो जो वॉल्यूम था इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया था और बहुत सारा क्रिटिसिज्म इनको झेलना पड़ा था उसके बाद। एंड नेक्स्ट व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी, ये इंग्लिश सोनेट है जो शेक्सपियरियन सोनेट भी जिसे कहा जाता है, ये उस फॉर्म में ही लिखा गया है। और इस सोनेट में ही व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी, इसमें ही इन्होंने जो डेथ के लिए इनका मतलब ये बहुत ज्यादा डरते थे अपनी डेथ से, तो जो डेथ के लिए इनका फियर था उसको उन्होंने इसी सोनेट में डिस्कस किया है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन से वर्क में कीट ने फियर ऑफ डेथ को डिस्क्राइब किया है या उसके बारे में लिखा है, तो हमारा आंसर होगा ये सोनेट। नेक्स्ट है लाइन्स ऑन द मेरमेड टेवरन, ऑथो अ पोएटिक ड्रामा, अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम लोग जो है पोयम को ही अक्सर देखते हैं, कोई पोएट है तो, लेकिन उन्होंने इसने जो है एक ड्रामा भी लिखा था कीट्स ने। तो ये पूछा जा सकता है कि ओथो अ पोएटिक ड्रामा इज रिटन बाय हुम, या फिर ये कितने एक्ट्स में है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है सॉलिट्यूड, ऑन सॉलिट्यूड होगा ये। ऑन सॉलिट्यूड ये एक सोनेट है जो कि पब्लिश हुई थी द एग्जामिनर में। अब ये द एग्जामिनर क्या है? द एग्जामिनर मैगजीन है, किसकी? ले हंट की मैगजीन है। तो ऑन सॉलिट्यूड ले हंट की मैगजीन द एग्जामिनर में पब्लिश हुई थी इन 1816। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि द एग्जामिनर ये मैगजीन किसकी है, बिलोंग टू होम, ले हंट की पूछा जाता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। एंड नेक्स्ट ऑन सॉलिट्यूड कहां पे पब्लिश हुई थी? द एग्जामिनर में। नेक्स्ट है टू कॉसियस को, ये एक सिमिलर टाइटल है या हम कह सकते हैं नेम शेयर्ड 3 सोनेट, यानी कि इसी नाम की 3 सोनेट लिखी गई हैं। तो जो ओरिजिनल है सबसे पहले जो लिखी थी वो लिखी थी कॉलरिज ने, देन ले हंट, उसके बाद कीट्स ने। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट कुछ अदर ओड्स भी इन्होंने लिखी थी। पहले की जो 6 ओड हैं वो तो बेहतरीन बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, उनके अलावा भी इन्होंने कुछ ओड्स लिखी थी। ओड टू फेनी, ओड टू अपोलो, ओड टू चैटरटन। ये जो चैटरटन है, थॉमस चैटरटन, एक पोएट है इंग्लिश के और आई थिंक 17 ईयर की एज में ही इनकी डेथ हो जाती है, तो उनको इन्होंने एड्रेस की थी ये सोनेट। नेक्स्ट है सोनेट टू बायरन, सोनेट ऑन पीस। इसके अलावा जॉन कीट्स लेटर्स भी लिखा करते थे, एपिस्टल या फिर लेटर फॉर्म में जो लिखते थे। इन्होंने लिखे थे टू जॉर्ज फेल्टन मैथ्यू एंड टू माई ब्रदर जॉर्ज। 1817 में ये लेटर लिखा था। इंपोर्टेंट है बिकॉज इसी लेटर में इन्होंने एक टर्म यूज किया था, नेगेटिव कैपेबिलिटी। काफी बार पूछा जाता है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी एसोसिएटेड विद हुम, या फिर हु कॉइंड नेगेटिव कैपेबिलिटी, इन विच ईयर जॉन कीट्स कॉइंड नेगेटिव कैपेबिलिटी, या फिर फर्स्ट यूज नेगेटिव कैपेबिलिटी, एंड इन विच लेटर टू हिज ब्रदर जॉर्ज। इसी लेटर में इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी का यूज किया था। नेक्स्ट है टू जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स एंड टू चार्ल्स क्लाउडन क्लार्क। और इनका जो लास्ट लेटर था ये इन्होंने लिखा था चार्ल्स एम्स ब्राउन को इन 1820, और इसी लेटर में इन्होंने अपने एपिटैफ के बारे में लिखाया था, जो एपिटैफ इन्होंने खुद लिखा था। अभी मैं बाद में बताऊंगी आपको कि वो क्या है। और इसके बाद कुछ कोटेशंस हैं जो इनके बारे में कही हैं अदर क्रिटिक्स ने, और या फिर इनके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने। एंड एक चीज और, जॉन कीट्स को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, सबसे ज्यादा एनकरेज करते थे पीबी शेली, जो इनके फ्रेंड थे। हालांकि कीट्स उनको उतना नहीं मानते थे, बट
फिर भी पीबी शेली काफी ज्यादा एनकरेज करते थे जॉन कीट्स को। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनके बारे में कहा था फ्लिंट एंड आयरन, तो ये भी पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है पीबी शेली। पीबी शेली ने कहा था वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन, एंड ये कहा था इन्होंने एडोनिस। मैंने कल आपको बताया था कि एडोनिस जो है पीबी शेली ने लिखा था जॉन कीट्स के लिए। हालांकि तब इनको पता एलर्जी थी, एक पेस्टोरल एलर्जी। हालांकि उसके 1 साल के बाद पीबी शेली की डेथ हो जाती है इन 1822 और ये एलर्जी लिखी गई थी 1821 में। नेक्स्ट है आर्नोल्ड। आर्नोल्ड ने लिखा था मैथ्यू आर्नोल्ड, ही इज विथ शेक्सपियर एंड ही इज फर्स्ट रेट पोएट। ये भी मैथ्यू आर्नोल्ड ने ही कहा था जॉन कीट्स के लिए। नेक्स्ट कीट्स ने ही अपने बारे में बोला था फॉर मेनी अ टाइम आई हैव प्रेज्ड डेथ इन माई म्यूज्ड राइम। एंड शेली ने बोला था कीट्स इज अ ग्रीक बिकॉज ही लव ग्रीक, क्योंकि ग्रीक जो है काफी पसंद करते थे जॉन कीट्स, इस वजह से शेली ने कहा था कीट इज अ ग्रीक। नेक्स्ट है कीट्स ने बोला है ऑल द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, यानी कि फिजिकल ब्यूटी की बात यहाँ पे की जा रही है कि फिजिकल ब्यूटी परमानेंट नहीं है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, बहुत फेमस लाइन है ये। ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न में इन्होंने ये लाइन बोली थी। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ये भी ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न की ही लाइन है। एंड नेक्स्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वेरी फेमस लाइन, आप सभी लोगों ने पहले भी सुनी होगी। एंड नेक्स्ट है द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड। एंड हियर ये अच्छा, ये जो एपिटैफ की मैं बात कर रही थी अभी की, जॉन कीट्स ने ये बोला था कि उनकी जो टॉम्ब होगी वहां पे उनके नाम से कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। एंड ये लाइन है कि हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन वाटर, एपिटैफ रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि यहाँ पे वो व्यक्ति लेटा है जिसका नाम पानी में लिखा गया है। तो उनका ये मानना था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मेरा नाम ना लिखा जाए, बिकॉज एज अ पोएट वो फेमस नहीं थे अपने जीते जी, तो वो यही सोचते थे कि ऐसे व्यक्ति का क्या नाम लिखना जिसको कोई जानता ही नहीं हो। तो इसलिए इस वजह से इन्होंने ये लिखने को बोला था। और ये इन्होंने किसे बोला था लिखने को, जो इन्होंने अपना लास्ट लेटर लिखा था चार्ल्स एम्ब्रोज ब्राउन को 1820 में, उस लेटर में इन्होंने इस एपिटैफ को लिखने की बात की थी। तो इसी लेटर को लेके बाद में ब्राउन गए थे और उनके एपिटैफ पे ये सब लिखवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जॉन कीट्स से रिलेटेड और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था उनके वर्क्स का। हालांकि लाइन तो मैंने कोशिश की है कि जो मेन लाइन है वो मैं आपके लिए इसी वीडियो में इसको कंप्लीट करूं। एंड नेक्स्ट जो हमारा अगला वीडियो होगा मेरा जॉन कीट्स पे, उस पे जो इनके मेन वर्क्स हैं उनको डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।